वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSU असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग, जहां पर एक्चुअली अभी फिलहाल 3 विषयों की इंटरव्यू प्रक्रिया काफ़ी दिनों बाद आरंभ हो गई है। इसी के रिगार्डिंग जो ये नोटिस रिलीज हुई थी, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर UID नंबर है और यहाँ पर आवेदन की स्थिति क्या है और वांछित प्रमाण पत्र आपसे क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए ये दोनों को क्या लिखा है यहाँ पे, आवेदन स्वीकृत है, आवेदन स्वीकृत है, कोई लफड़ा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 3 नंबर पे क्या आपको मिल रहा है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप देखिए इधर फिर स्वीकृत है, इधर में दिक्कत नहीं है। स्वीकृत मतलब फाइनली आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका कुछ कागजात का डिमांड किया गया है उनका वाला हम लोग देख रहे हैं। और फिर हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने थंबनेल में 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसका क्या कहा जा रहा है, इस UID नंबर वाले को, इस स्टूडेंट से कहा जा रहा है मैट्रिक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रवेश पत्र संलग्न है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी क्या क्या कागजात आपको चाहिए, इन सबसे कागजात अगर ये लोग कर देते हैं तो ये उनके लिए भी आगे ये लिखा जाएगा आवेदन स्वीकृत। अभी इन्हें स्वीकृति दी गई है, मतलब प्रोविजनली औपबंधिक रूप से स्वीकृति है। इन सबको कैसे स्वीकृति है, और औपबंधिक रूप से प्रोविजनली एलिजिबल घोषित किया गया है, फाइनली एलिजिबल नहीं है। अब इनसे ये सारे डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा रहा है। मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, जब ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ अपने अंक पत्र को लगा देते हैं, अंक पत्र को लगा के और हम लोग आवेदन कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, ओरिजिनल मूल, वो जमा करना होता है। तो वो इन लोगों ने जमा नहीं किया है, तो इनको कर देना है। कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आप चलते हैं, जिसको कि फाइनली यहाँ तो औपबंधिक रूप से इन्हें योग्य माना गया है ना, इसे समय दिया गया डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका से दुर्भाग्य से और उनको पूरी तरह अनर्हित कर दिया गया, मतलब पूरी तरह अयोग्य कर दिया गया है। अब उनके सामने कोई उपाय नहीं है, यानी फाइनली वो इनएलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं। तो उनके आवेदनों पर भी हम लोग विचार करें, आखिर वो ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपके कहीं आपने भी वो गलती तो नहीं की है ना, आपने भी तो गलती नहीं की है। तो इसके लिए आपको अभी से सावधान रहना होगा। इसके साथ ही जिनका जो डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा रहा है, उसका डॉक्यूमेंट उसे कैसे देना है ना, किस प्रकार देना है, अभी से आपको सीख के रखना हो। क्योंकि आपका सब्जेक्ट का जब नंबर आएगा तो फिर आप उसमें अगवक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो अपना कह सकते हैं कि जिसका कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो गया होगा। कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जिसका EWS का वैलिडिटी खत्म हो गया होगा। कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जो सिर्फ अपना मार्कशीट डाले होंगे, मूल प्रमाण पत्र नहीं डाले होंगे। तो आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे, फुल्ली एलिजिबल हो जाएंगे, आपका आवेदन स्वीकृत श्रेणी में आ जाएगा, ये इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अनर्हता का कारण कि किसी आयोग घोषित किया गया पूरी तरह, आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो उसे अनर्हित नहीं किया गया, ये आप मान लीजिए। आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर कमी है तो उसे अनर्हित नहीं किया गया है, उसे अयोग्य नहीं किया गया है। अयोग्य किसे किया गया है, यहाँ पर देखें, हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त हुआ, हार्ड कॉपी नहीं प्राप्त हुआ, हार्ड कॉपी नहीं प्राप्त हुआ। सब में एक ही कारण है ना, एक ही कारण। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कहीं कमी है, डॉक्यूमेंट में कमी कहीं है तो आपको समय दिया जाता है, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं मिला, इसके कारण अधिकतर का यहाँ पर किया गया है। अब इनका देखिए थोड़ा अलग है, यहाँ पर इनके लिए इनको इनएलिजिबल घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका PhD का जो डिग्री है ना, वो ही गड़बड़ था, है ना। इसमें कहा गया क्योंकि PhD उपाधि सम्मिलित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है लेकिन विज्ञापन के अनुरूप नहीं था, इसके लिए इसको इनएलिजिबल घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि विज्ञापन के अनुरूप, फिर इसका हार्ड कॉपी नहीं मिला है। तो अधिकतर जो इनएलिजिबल घोषित हुए हैं उनका हार्ड कॉपी नहीं मिला है, या तो जिनका डॉक्यूमेंट फिर गलत है, जैसे PhD वाला। फिर इनका भी देखिए क्या हुआ है, इसे अनर्हित घोषित किया गया है क्योंकि इसका PG में 55% मार्क्स नहीं है, इससे कम है, इसीलिए इनएलिजिबल घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद आवेदन की हार्ड कॉपी यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है, आवेदन का हार्ड कॉपी प्राप्त इनका नहीं हुआ है। तो अधिकतर का हार्ड कॉपी वाला मैटर है, और किसी किसी का कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का फीस के लगे,
यहाँ देखिए फीस, यहाँ फीस के रिगार्डिंग भी उन्हें कम भुगतान किया है। अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी में है और आप रिजर्व कैटेगरी के बराबर फीस भुगतान किया है तो फिर आपका नहीं होगा। इसको फीस भुगतान नहीं करने के कारण, कम फीस भुगतान करने के कारण इनएलिजिबल घोषित किया गया है। तो ये अलग अलग कारण है, लेकिन ज़्यादा कारण क्या है, हार्ड कॉपी है ना। यहाँ पे इनको देखिए क्या किया गया है कि अनर्हित क्योंकि स्नातकोत्तर की उपाधि एवं नेट समतुल्य विषय में नहीं है ना। स्नातकोत्तर की उपाधि और नेट जो है, जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया उसके अनुसार से नहीं है, इसीलिए अब देखिए इन्होंने फीस कम जमा किया है। तो अलग अलग कारण है, अधिकतर है हार्ड कॉपी वाला मैटर। अब देखिए हम लोग नीचे बात करेंगे जिनको औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है एलिजिबल, जो कह सकते हैं कि वो एलिजिबल फाइनल रूप से अभी भी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है, पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व पंजीकृत है। यानी वैसे विषय से जो कि नेट उत्तीर्ण नहीं है, जो अभ्यर्थी नेट उत्तीर्ण नहीं है और उनका पीएचडी भी जो है ना बहुत पुराना है, उनका रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2009 के पहले का है, तो उनको यहाँ पर 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र यहाँ देना पड़ेगा। और उन्हें जो है ना, उन्हें विज्ञापन के शर्तों के अनुसार अनर्हित किया गया है। यानी यहाँ अनर्हित का कारण दिया गया है, किसी के पीएचडी के रिगार्डिंग उसको अनर्हित क्यों किया गया है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी का पीएचडी होते हुए भी अनर्हित क्यों किया गया है, उनको यहाँ कहा जा रहा है कि 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो उसने संलग्न नहीं किया है। अगर किसी ने संलग्न भी किया है तो विज्ञापन के शर्तों के अनुसार नहीं किया है, इसीलिए उसको अनर्हित किया गया है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इन लोगों को, अगर आपको कह सकते हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरा प्रमाण पत्र पीएचडी वाला जो 5 पॉइंट्स का है इसको हम बनवा कर भी दे देंगे, तो नहीं, आपको समय नहीं दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को समय नहीं दिया जा रहा है, तो आप फाइनली इनएलिजिबल हैं। अगर आप नेट भी नहीं हैं और आपने पीएचडी के आधार पर आवेदन किया है और पीएचडी में जो 5 पॉइंट्स आपके होने चाहिए वो नहीं है, तो फिर आपको दोबारा अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। इनएलिजिबल क्यों है इसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला है ना, यहाँ महिलाओं के लिए स्पेशल निर्देश, विवाहित महिला अभ्यर्थियों जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, जिन्होंने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी प्रमाण पत्र जमा किया है, तो पिता के नाम एवं पता से आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र एनसीएल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। यानी वैसी महिला जो मैरिड है, उन्होंने अपने हस्बैंड का जो जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको पिता के नाम से, पिता के एड्रेस से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। तो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश है, आपको इसको पालन करना चाहिए। अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को करना क्या इसके बारे में बात करेंगे। और स्पेशल एक जाति यहाँ पर लोहार है, लोहार जैसे अनुसूचित जाति में थी, अब इसे पिछड़ी वर्ग में शामिल किया गया है, ओबीसी में शामिल कर लिया गया है। ओबीसी का फीस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ओबीसी का फीस ज़्यादा होता है, तो आपको 225 रुपये एक्स्ट्रा और जमा करना होगा वैसे अभ्यर्थियों को जो कि लोहार जाति के थे। लेकिन किसके लिए, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अति पिछड़े के लिए पिता के नाम और पते से। इसके बाद आपको एनसीएल भी, नॉन क्रीमी लेयर भी उपलब्ध कराना होगा, एनसीएल भी उपलब्ध करना, क्योंकि आप तो पिछड़ी जाति में आ गए। पहले एससी में थे ये लोग, लोहार पहले किस में थे, एससी में। अब एससी से इसे कहाँ लाया, पिछड़ी में, तो पिछड़ी में तो एनसीएल का लफड़ा है, आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होगा, फिर एक्स्ट्रा फीस भी देना होगा। यानी इनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया इनके लिए। अभी तुरंत आपका एनसीएल बनेगा भी नहीं, काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ 15 मई तक ही आपको उपलब्ध कराना है। हालांकि यहाँ पे अगर तत्काल में आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनके लिए है। एक तो फीस भी एक्स्ट्रा लग रहा है, ऊपर से इधर भी समस्या है। इसके अलावे EWS का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान है, जिसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, उसे फिर आपको आवेदन करना होगा EWS वाले के लिए। इसके बाद वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अर्जित करते हुए मूल प्रमाण पत्र कागजात की मांग की जा रही है, जिन्होंने मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपाधियों, अंक पत्र या औपबंधिक पत्र, पीएचडी के परिणाम पर सूचना अथवा औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया है। यानी जिसे अभी औपबंधिक रूप से, प्रोविजनली रूप से
एलिजिबल घोषित किया गया है उन किसे किया गया है, इसमें कहा जाए जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि अंक पत्र उपलब्ध किए हैं और पीएचडी का परिणाम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया है, उनको उसका मूल चाहिए ना, उसका मूल उसको उपलब्ध कराना होगा, तो वो अंतिम रूप से कैसे एलिजिबल हो जाएंगे और पूरी तरह उनका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, वो फाइनल 100% एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनको अभी फ़िलहाल इनेलिजिबल घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ अंक पत्र डाला है और औपबंधिक प्रमाण पत्र डाला है पीएचडी वगैरह का। तो उनको क्या करना है, अभी अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। पीएचडी का फाइनल आपको मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है, एकेडमिक का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है, ये सारे कागज आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो लोहार जाति है, लोहार जाति उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको विज्ञापन के शर्तों के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक पद नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा उचित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें विज्ञापन के शर्तों का अनर्हित किया गया है। जिन्होंने कम भुगतान किया है उनको अनर्हित किया गया, आयोग किया गया, लेकिन लोहार जाति को छोड़कर, क्योंकि लोहार जाति को बीच में ही एससी से ओबीसी में लाया गया है लोहार जाति को, इसलिए इसको अवसर दिया गया, बाद बाकी किसी को भी अवसर नहीं दिया गया है। इसके बाद आपको अब करना क्या है, तो देखिए 15 मई 2024 तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कर सकते हैं मतलब आपको डॉक्यूमेंट जो है, दावा जो है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो प्रोविजनली एलिजिबल है, जो औपबंधिक रूप से योग्य घोषित किए गया उनके लिए है। जो पूरी तरह अनर्हित हैं, आपको आयोग घोषित कर दिया, लास्ट वाले आप सूची में शामिल हैं, तो आपको कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो प्रोविजनली एलिजिबल हैं, जिनसे कागजात का डिमांड किया गया है, उन सभी के लिए करा, उनको 15 मई 2024 तक कागजात उपलब्ध कराना है। कैसे, ईमेल आईडी bsusc.edn11@gmail.com, इसी वेबसाइट पर आपको डॉक्यूमेंट को भेज देना है। कब तक, 15 मई 2024 तक। और क्या करना है कि किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात यानी 15 मई के पश्चात आपका विचार नहीं किया जाएगा। भेजना कैसे है, भेजने के लिए आप यहाँ देख लें, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। वैसे सभी अर्हित अभ्यर्थी जिसके द्वारा उपरोक्त कंडिका 4 या वर्णित प्रमाण पत्र कागजात की मांग की गई है ना, ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई थी, उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 15/5/24 तक अपराह्न 5 बजे तक मूल अंतिम प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो पहले ऊपर मैंने ईमेल आईडी बताया, उसी ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देना है। आपका कह सकते हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर आपके आवेदन के सामने भी स्वीकृत लग जाएगा, है ना, अप्रूव लग जाएगा, स्वीकृत, आप पूरी तरह आपका आवेदन स्वीकृत माना जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कौन सा ईमेल आईडी यूज करना है, फिर से ईमेल आईडी देख लें, अंडरलाइन कर देता हूँ। इस ईमेल आईडी को आपको यूज करना है। इसी ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ बनाकर मूल प्रमाण पत्र का डाल देना है और आपका ये फाइनली आप एलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कि इंटरव्यू में आपका जल्द से जल्द ये सारे क्लियर होने के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर आपके ईमेल आईडी पर एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेज दी जाएगी क्या, कॉल लेटर। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आपको भेज दी जाएगी आपके ईमेल आईडी पर और आपके पत्राचार के पते पर, लेकिन ज़्यादा चांस है आपका किसमें, आपका ईमेल आईडी पर आएगा। पत्राचार आते आते आपका इंटरव्यू वहाँ पर हो जाएगा। तो फिलहाल के साथियों ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपको जिस प्रकार इंस्ट्रक्शन मिला उन सभी कागजात को जरूर आप रेडी रखें, ताकि आपके पास फिर बाद में क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला सिचुएशन ना बन जाए, है ना। टाइम का कैसा कि टाइम कम है, कैसे ये काम करें, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए मैंने पहले आप सभी को ये सारी बातें बता दी, ताकि आप तैयार रहें और आपका विषय का जब लिस्ट आए तो आप इसके पहले सभी कागजात को रेडी करके रखें। क्योंकि आपको पता चल गया होगा, मान लीजिए आपने अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजा है तो आपको अभी पता चल ही गया होगा, आपको पता ही होगा हमने नहीं भेजा है, तो आप उनको रेडी करके रखें, उनका पीडीएफ बना के रखें और जैसे निर्धारित से कहा है आप तुरंत उसे भेज दें। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।